वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के अंदर आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है लेक्चर 22 और लेक्चर का टाइटल है आपका एम्प्लॉय सरप्लस शॉर्टेज। एम्प्लॉय शॉर्टेज जो स्ट्रेटजी होती हैं, स्ट्रेटजी ऑफ एम्प्लॉय सरप्लस क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ एम्प्लॉय शॉर्टेज क्या है। इस लेक्चर को हम टू पार्ट्स में समझेंगे। पहले हम समझेंगे एम्प्लॉय सरप्लस की स्ट्रेटजी क्या है और फिर हम समझेंगे कि एम्प्लॉय शॉर्टेज की स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं, स्ट्रेटजी फॉर एम्प्लॉय सरप्लस। जैसा कि हम बात करें, सरप्लस का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय का जो हमें अवेलेबल एम्प्लॉय हैं और जो हमें नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर हैं, तो अवेलेबल एम्प्लॉय नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर से ज़्यादा हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। और शॉर्टेज की यदि हम बात करें तो इसकी रिवर्स जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, एम्प्लॉय शॉर्टेज कहलाती है। जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर की, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि यदि वो ज़्यादा है, यदि सरप्लस है, एम्प्लॉय सरप्लस है, तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे समझेंगे। When a company comparison of requirement and availability indicate a worker surplus will result। फर्स्ट आता है रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग। रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जो एट प्रेजेंट हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं, वो यदि वर्क छोड़ के जा रहे हैं तो हमें उनके प्लेस में न्यू रिक्रूटमेंट जो है नहीं करनी है। तो रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग हम समझेंगे। फिर हम सेकंड समझेंगे रेड्यूस्ड आर। रेड्यूस आर का मतलब ये हुआ कि पहले हम जो नॉर्मल वर्किंग आर इन ए वीक की हम बात करते थे, यदि हम वीक में 6 वर्किंग डे मानते हैं, 6 वर्किंग डे में 8 आवर पर डे मान रहे हैं, तो 48 आवर हम मान रहे हैं। तो हम अब पहले जो 48 आवर वर्क था उससे रेड्यूस आवर हम 40 या 30 आवर कर देंगे तो वो रेड्यूस आवर कहलाएगा। फिर आता है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट आपने देखा होगा, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अर्ली रिटायरमेंट स्कीम वादे की है। और फिर आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब है टेम्परेरी आप किसी काम को क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, तो वो ले ऑफ कहलाता है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग कब होती है, रेड्यूस आर कब होते हैं, और आपका जो री डिप्लॉयमेंट एंड रीट्रेनिंग है, अर्ली रिटायरमेंट है, रिट्रीट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है, डाउन साउजिंग या फिर ले ऑफ है, और ले ऑफ को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टर्मिनेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, टर्मिनेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल स्टाफ क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ सीईओ इज़ ए बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम समझेंगे, टर्मिनेशन ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर भी हम समझेंगे। फिर हम पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड समझेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है एम्प्लॉय शॉर्टेज की। एम्प्लॉय शॉर्टेज की सिचुएशन में जो कंपनी है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी ले सकती है, तो उन सबको हम किसके अंदर समझेंगे, एम्प्लॉय शॉर्टेज के अंदर हम समझेंगे। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट को पूरा कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय सरप्लस की बात की है हमने। किसकी बात की है बच्चों, बताओ, एम्प्लॉय सरप्लस। पहला आता है रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग। व्हेन ए फर्म implement a restricted hiring policy, it reduce the workforce by not replacing employee who leave। यदि एम्प्लॉई रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग इम्प्लीमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उस समय क्या होगा, यदि कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जा रहा है तो उसके खाली पोजीशन, जो वैकेंट पोजीशन है, उससे हम नए एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं करेंगे। ये कहलाता है आपका रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग कहलाता है। फिर आता है आपका रेड्यूस आर। नेम से क्लियर है, जो पहले वर्किंग आवर थे, सपोज मान लीजिए 40 आवर हम पहले वर्क कर रहे थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वर्किंग आवर 30 होंगे, तो रेड्यूस आर जो है वो क्या कहलाता है आपका, एक तरीके से सरप्लस, एम्प्लॉय सरप्लस को कम करने की स्ट्रेटजी कहलाता है। इसमें कंपनी जो करती है वो क्या करती है कि जो वर्किंग आवर्स पहले थे उनको कट कर देती है, तो वो कहलाता है रेड्यूस आर कहलाता है। फिर आता है डिप्लॉयमेंट एंड रीट्रेनिंग, कि यदि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दें तो वो क्या कहलाता है, डिप्लॉयमेंट या रीट्रेनिंग कहलाता है। ये जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसका पर्पज़ यही होता है कि हमें न्यू एम्प्लॉई की जो हमें स्किल्स रिक्वायर है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम रीट्रेन करके वो स्किल्स उनके अंदर क्या कर दें, क्रिएट कर दें, कैपेबल कर दें। हम उनको एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स से ही हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग के थ्रू, रीडिप्लॉयमेंट के थ्रू। फिर आता है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि जब हमने एम्प्लॉय को पहले हायर किया था तो उस समय उसकी जो रिटायरमेंट के ईयर्स थे
वो हमने प्री डिसाइडेड जो आपके ईयर्स थे उनको हमने रेड्यूस कर दिया। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो सरप्लस की सिचुएशन है वहाँ पे हम अर्ली रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी बोलते हैं, उसको हम यूज़ ले सकते हैं। फिर है रिट्रीट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। जब हम बात करेंगे रिट्रीट फ्रॉम एम्प्लॉय सिक्योरिटी पॉलिसी, तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर चेंज की बात करेंगे। फिर हम जो चेंज करेंगे उसका पर्पस क्या होता है, सरप्लस एम्प्लॉय को क्या करना, कम करना। फिर आता है डाउन साइजिंग एंड ले ऑफ। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ले ऑफ का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी आप वर्क को क्या कर देते हो, रोक देते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका ले ऑफ कहलाता है। डाउन साइजिंग का मतलब भी क्या हुआ कि ले ऑफ की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पहले वाली जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, कैपेसिटी लेवल था, उसको हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हम डाउन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डाउन साइजिंग भी बोलते हैं। जब हम ले ऑफ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ले ऑफ होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि एम्प्लॉयर जो है ले ऑफ करता है और एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक करता है, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन करना ज़रूरी है। नोटिफाई द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को पहले नोटिफाई करेंगे आप, और ले ऑफ का एक बेसिस देंगे कि ले ऑफ का एक क्राइटेरिया है, डेवलपिंग क्राइटेरिया करेंगे आप, और उसका एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन भी होगा। और यहाँ पे मीडिया की हम बात करें तो मीडिया रिलेशंस के अंदर भी हमें चीज़ें बतानी होंगी। और हमें एम्प्लॉय सिक्योरिटी, रिश्योरिंग सर्वाइवर ऑफ द ले ऑफ, की जब ले ऑफ का आपका पूरा होगा टेन्योर, तो उसके बाद रीअश्योर करना। सर्वाइवर ऑफ ले ऑफ का मतलब है कि वर्क को दोबारा कब स्टार्ट करेंगे, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम पहले डिसाइड करेंगे। हम टर्मिनेशन स्ट्रेटेजी भी ले सकते हैं, टर्मिनेशन स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन मैनेजरल स्टाफ भी हम ले सकते हैं, टर्मिनेशन स्ट्रेटेजी ऑफ एग्जीक्यूटिव भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्मिनेशन का मीन्स क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉई को हम काम से हटा देते हैं उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेशन या तो अनयूनियनाइज्ड या फिर नॉन यूनियनाइज्ड, जो आपकी जो बोलते हैं नॉन यूनियनाइज, जहाँ पे यूनियन फ्री है, और यूनियनाइज जहाँ पे यूनियन है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो आपकी यूनियन है वहाँ पे प्रोसीजर क्या है वो डिफ़ाइन होना चाहिए। वहाँ पे प्री प्रोसीजर डिसाइडेड प्रोसेस होना चाहिए कि टर्मिनेशन का क्या प्रोसीजर होगा। और जो नॉन यूनियनाइजेशन है वहाँ पे कंपेरेटिवली जो यूनियनाइजेशन है उससे इजी प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर के लिए। तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो वहाँ इकोनॉमिक डाउनटर्न का हमें बताना होगा, हमें डाउन साइजिंग रिओर्गनाइजेशन के बारे में बताना होगा साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बताना होगा हमें। यहाँ पे डेक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी क्या है वो भी हमें समझाना होगा। और जब हम मिडिल और लो लेवल की हम बात करेंगे तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, आपके बिजनेस और फंक्शन लेवल के अंदर आते हैं। बिजनेस और फंक्शन लेवल के अंदर जो पर्सन आते हैं उनको मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर बोलते हैं। तो ऐसे मैनेजर्स को टर्मिनेशंस के बारे में हमें पहले एक पॉलिसी रखनी होगी उनके सामने। वो उस पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, उनकी जो प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, वो आउट प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो डिसीजन जो डिसाइड होगा डिस्कशन के बाद आउट प्लेसमेंट सर्विसेज के साथ, फिर उनका टर्मिनेशन किया जाएगा मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर का। मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर दे आर जनरली नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन मेंबर, कि वो यूनियन का पार्ट नहीं होते, एंड नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लेबर मैनेजमेंट एग्रीमेंट, और कोई लेबर मैनेजमेंट एग्रीमेंट भी नहीं होता। इवन डू नॉट हैव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज ए एग्जीक्यूटिव, और उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं होता एग्जीक्यूटिव की तरह। तो उनका टर्मिनेशन यदि होता है तो जो आउट प्लेसमेंट सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, उनको न्यू जो प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए एम्प्लॉयर को क्या करना है, आउट प्लेसमेंट सर्विसेज से पहले ही इसके बारे में डिस्कस करना है, ले ऑफ के बारे में। तो ये हमने एम्प्लॉय के जो है एक्सेस के हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, सरप्लस की स्ट्रेटजी पढ़ी थी। अब हम एम्प्लॉय के शॉर्टेज की स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। शॉर्टेज का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो रिक्वायर हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो अवेलेबल हैं, अवेलेबल एम्प्लॉय रिक्वायर एम्प्लॉय से कम है, तो एम्प्लॉय की शॉर्टेज होगी। तो उस शॉर्टेज को हम कैसे पूरा करेंगे, तो उसका पहला आता है क्रिएटिव रिक्रूटमेंट, कि हम एक रिक्रूटमेंट निकालेंगे जिसके अंदर हम रिक्रूटमेंट की जो प्री डिसाइडेड जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, उस बेस पर जो मेथड है उस बेस पर हम जो जिस टाइप का हमें कैंडिडेट चाहिए हम क्रिएटिव रिक्रूटमेंट यूज़ में लेंगे। फिर उसके लिए आपको पता है रिक्रूटमेंट लेंगे तो जो भी उसके लिए कंपनसेशन इंसेंटिव है, सैलरी स्ट्रक्चर है, वो पहले प्री डिसाइडेड होगा, किस तरीके का उसको वर्किंग आवर्स होगा, फुल टाइम होगा, पार्ट टाइम होगा, क्या क्या बेनिफिट उसे मिलेंगे, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा कंपनसेटिव इंसेंटिव के अंदर। फिर एम्प्लॉय जो हम हायर करेंगे वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ वर्क के लिए हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी होगी, तो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे।
हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा उसको हम डिसाइड करेंगे। फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट को भी हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और हम रिक्रूट करेंगे माइनॉरिटीज़ और वुमन को भी, जो भी उनकी जो पोजीशन है उस हिसाब से कि कितनी हमें जो है माइनॉरिटी की जो वैकेंसी रखने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने रहेंगे, वुमन कितने रहेंगे, उन सब चीज़ों को हमें बताना होगा। आउटसोर्सिंग की यदि हम बात करें तो हम आउटसाइडर से कॉन्टैक्ट करेंगे और आउटसाइडर क्या करेंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे। हमें एम्प्लॉई आउटसोर्सिंग से जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो फाइनेंशियल एडवांटेज भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों रहता है फाइनेंशियल एडवांटेज? क्यों? वहाँ सारा जो वर्क कंपनी को करना होता वो सारा आउटसोर्सिंग कंपनी करती है एक फ़िक्स अमाउंट के बदले में। और जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो वो हमें पहले डिसाइड कर देना है कि कौन सी कैटेगरी में हमें आउटसोर्सिंग करना है और कौन सी कैटेगरी में हमें इन हाउस जो है एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है। तो यदि कंपनी इन हाउस रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, आउटसोर्सिंग कर सकती है। आउटसाइडेड एक्सपर्ट की हेल्प से वो आपका जो मैन पावर है उसको क्या कर सकती है, जो डिफरेंट कैटेगरी जो जहाँ पे हमने आउटसोर्सिंग को रखा है वहाँ पे उसको यूज़ में ले सकती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने एम्प्लॉय की शॉर्टेज को भी समझा, एम्प्लॉय के सरप्लस को भी समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।